नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। टमाटर की बाजार में मांग वर्ष भर बनी रहती है, जिससे इसकी खेती करने वाले किसान मालामाल हो जाते हैं। परंतु बदलते मौसम के कारण कभी कभी हानिकारक कीटों का प्रकोप अधिक होता है। ऐसी दशा में समय पर कीटों का नियंत्रण करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो टमाटर की फसल में किसान हानिकारक कीटों की पहचान कैसे करे और समय रहते नियंत्रण के कौन से उपायों को अपनाए, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर सुनील कुमार से। आज चर्चा करेंगे टमाटर के कीट प्रबंधन के। तो फसलों में टमाटर में जो मुख्य रूप से कीट होते हैं, एक फल छेदक कीट होते हैं, दूसरे हरा तेला, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, सफ़ेद लट्ट होते हैं। तो इस तरह के जो कीड़े होते हैं, हम इसको कैसे प्रबंधन करें ताकि हमारा जो टमाटर है ये अधिक से अधिक पैदावार करे। फसल में मोइला, हरा तेला, सफेद मक्खी आदि कीट का प्रकोप हो सकता है, जो फसल की फूल पत्तियों का रस चूस लेते हैं। इनके प्रकोप से पौधों का विकास रुक जाता है, साथ ही पत्तियां मुरझाकर पीली पड़ जाती हैं। इसके बाद पत्तियों का गिरना शुरू हो जाता है। वहीं इनके नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। यदि इन कीटों का प्रकोप अधिक हो तो ऐसी दशा में थाइमेथोक्साम 25% WG 10 ग्राम प्रति पंप पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। भूमिगत कीट जैसे सफ़ेद लट्ट होते हैं या टर्माइट्स होते हैं, दीमक होते हैं, तो इस तरह के जो कीड़े हैं उसको हम कैसे बचाएं। तो एक बीज उपचार आप कर सकते हैं। इसको इमिडाक्लोप्रिड से, क्विनोलफॉस या रिजेंट नाम की दवाई से इसको आप बीज उपचार करके लगाएं। अगर नर्सरी में बचाव करने के लिए आप इन्हीं दवाइयों को 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसका बीच बीच में छिड़काव कर सकते हैं। अपने प्रदेश में इस समय अधिकांश फसलों में सफेद लट का प्रकोप होता है। ये कीट सफेद रंग के होते हैं। इस कीट की प्रौढ़ अवस्था व लट अवस्था दोनों बीटल ही नुकसान अधिक करती है। फसलों में लट द्वारा नुकसान होता है, जबकि पेड़ पौधों में प्रौढ़ कीट द्वारा नुकसान होता है। अतः दोनों की रोकथाम समय पर करना बेहद जरूरी है, तभी फसल से अच्छी पैदावार मिल सकेगी। सफ़ेद लट के लिए खास करके जो होता है, इसके बड़े बड़े जड़ों को ये काट कर देते हैं, जिससे कि उसका बढ़वार रुक जाता है और न्यूट्रिएंट नहीं ले पाता है। तो हम इसमें खरीफ फसल में क्विनोलफॉस जो 25% आता है, इसको हम 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके या 250 ml से लेकर के 300 ml तक प्रति बीघा किसी बजरी वगैरह में मिला करके इसको घेर दें और फिर आप सिंचाई पानी फव्वारा चला दें। टमाटर की फसल में फल छेदक इस कीट का वयस्क भूरे रंग का तथा लट हरे रंग की होती है। इस कीट की सबसे हानिकारक अवस्था लट होती है। लट शुरू में मुलायम पत्तों पर हमला करती है और बाद में फलों पर आक्रमण करती है। एक लट 2 से 8 फल नष्ट करने में सक्षम होती है। तो इसका नियंत्रण कैसे करें, वह इस प्रकार से है। जो हमने फल छेदक कीट का बताया, इसमें एक फेरोमोन ट्रैप आती है जिसको हम फसल में लगा देते हैं किसी, तो उसमें एक फेरोमोन ट्रैप में एक ल्योर होता है जो कि मेल कीटों को आकर्षित करता है। मेल कीटों को आकर्षित करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, मार देते हैं, और उससे क्या होता है कि अगला जनरेशन उससे तैयार नहीं होती है ज़्यादा। तो हम और अपने खेतों में उसकी मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं कि हमारा फेरोमोन ट्रैप में कितने नर प्रतिदिन या 24 घंटे में कितने नर उसमें आ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि आसपास में फल छेदक कीटों की कितनी संख्या है। तो उस आधार पे हमारा क्या पता, आर्थिक क्षति स्तर का भी पता चलता है कि हम कीटों का कितना क्षति हो सकता है। तो उस हिसाब से भी हम कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। नहीं तो अगर हम नीम तेल का भी इसमें छिड़काव कर सकते हैं। अब 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से फल और फूल बनने के समय में अगर करें तो ये फल छेदक कीट जो होते हैं उसको, फलों को नुकसान कम करते हैं। तो हम इस तरह से टमाटर में कीटों का प्रबंधन कर हम अधिक लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।
प्रदेश के जिन किसानों के पास पोखर तालाब है, वे खेती बाड़ी के साथ इन तालाबों में मछली पालन करके अपनी आमदनी को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए किसानों को मछली पालन की तकनीकी जानकारी होना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार। सर्वप्रथम जो हमने फील किया है कि जब भी हम नए तालाब के निर्माण में जाते हैं तो आपको पता है कि जो ऊपर की 15 सेंटीमीटर मिट्टी जो होती है वही उपजाऊ होती है, और किसान बंधु क्या करते हैं, शुरू में जेसीबी हो या ट्रैक्टर की मदद से या खुदाई से पूरी मिट्टी को हटा देते हैं। हमें इसको नहीं करना है। सर्वप्रथम जो ऊपर की 15 सेंटीमीटर की मिट्टी है, 2 बित्त जिसको हम बोलते हैं, उस मिट्टी को खुरच करके एक जगह साइड में रख लें और उसको ढक के रख दें, छाया में या किसी कपड़े से या किसी बोरे से ढक के रख दें। अब आप तालाब निर्माण करना चाहते हैं, तालाब जो निर्माण करना है आप उसमें क्या संचय करना चाहते हैं इस पे भी। अगर आप सबसे छोटी मछली करना चाहते हैं तो उसके लिए तालाब की गहराई अलग है, और जो उससे बड़ी मछली करना चाहते हैं, फिंगर इस अंगुली का करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग है। और आप ईयरलिंग करना चाहते हैं, जैसे बाज़ार में जो मछली उपलब्ध रहती है 1 केजी की, 1.25 केजी, 2 केजी की या उससे ऊपर, उसके लिए तालाब निर्माण के लिए अलग अलग गहराई है। सर्वप्रथम जो सबसे छोटी मछली है, जो फ्राई बोलते हैं हम जिसको, स्पाउन है, उसके लिए हमें तालाब का जो गहराई है वो मात्र 1 मीटर रखना है। और जैसे हम अंगुली का साइज पे आते हैं, इतनी बड़ी साइज जो अंगुली है, अंगुली का है, उसके लिए हमें जो तालाब की गहराई है वो 1.5 मीटर कर देना है, 5 फीट। और जो बड़ी मछली है उसके लिए हमें गहराई जो है 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर पानी रखने की आवश्यकता है। और एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, चाहे कोई भी तालाब हो, हमें जितना पानी रखना है उससे 1 या 2 फीट जो है ऊंचा उसका हमें बंद बनाना है। तो किसी भी तालाब के निर्माण के लिए, चाहे नर्सरी तालाब हो या इसी के लिए, सर्वप्रथम जो आपने जो मिट्टी हटाई थी, जो 15 सेंटीमीटर के जो आपने रखी थी मिट्टी, उस मिट्टी को आपने ढक के रख दिया। उसके बाद आप जो उचित गहराई है, ये जो मिट्टी थी इसको आप उस पर बिछा दें। जो आपके पास पहले जो मिट्टी आपने ऊपर की रखी थी, इसको उस पर बिछा दें। तालाब निर्माण का सही समय गर्मी का महीना होता है। तालाब निर्माण के बाद पानी का सामान्य पीएच बनाए रखने और तालाब में प्राकृतिक आहार के लिए गोबर, चूना और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इन चीजों का प्रयोग तालाब में मछली डालने से पहले और बाद में किया जाता है। पीएच सामान्यतः जो हमारा होना चाहिए 7 से 9 के बीच होना चाहिए। अगर कुछ कमी आपको लगती है तो थोड़ा सा जो है उसमें आप जो कली चूना है, पहली बार अगर आप मिट्टी में मिलाएंगे नए तालाब में, तो आप पत्थर चूना का व्यवहार करें। पाउडर वाला चूना जो है वो हमेशा पानी में डालते हैं, और जो पत्थर वाला चूना है, जिसको पत्थर चूना भी हम लोग बोलते हैं, वो सस्ता भी होता है, उसको आप उसमें मिला देंगे। आप पीएच के मान के उपरांत है कि पीएच का मान कितना है, उसी के अनुसार आप उसको यूज करेंगे। तो अगर पीएच मान आपका 6.5 है तो आपको प्रति हेक्टेयर 200 से 300 केजी चूना का व्यवहार करना है। चूना डालने के उपरांत और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, कोई भी उर्वरक या कोई भी जो हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं या गोबर का, तो उसमें तालाब निर्माण में 15 दिनों का अंतराल देना बहुत अच्छा माना जाता है। तो सर्वप्रथम आपने चूना डाल दिया 1 एकड़। सबसे प्रथम हम गोबर जो है, जो हमारे जो किसान बंधु हैं, वो गोबर जो है आप यूज कर सकते हैं 1000 केजी। प्रथम जो आपका माह है उसमें 1000 केजी गोबर आप प्रति एकड़ के हिसाब से व्यवहार कर दें। 1000 नहीं तो 500 से 700 भी उपयुक्त रहता है। तो उससे क्या होता है, जंतु प्लवक और प्राणी प्लवक की मात्रा उसमें बढ़ती है। फिर जो यूरिया जो है प्रति एकड़ हमको मात्र 30 किलो देना है, और उसका अंतराल फिर हमें, और म्यूरेट ऑफ पोटाश 8 केजी जो है प्रति एकड़, ये हमें व्यवहार करना है। लेकिन ये खुराक जो है 1 मंथ में देंगे, फिर अगले मंथ में ये 1000 केजी गोबर, फिर वही 30 किलो या 20 किलो जो यूरिया देना चाहते हैं, और म्यूरेट ऑफ पोटाश 8 केजी के प्रति एकड़ के हिसाब से ये व्यवहार करना है। शुरुआत में गोबर की खाद और चूना डालते हैं, और 7 से 10 दिन बाद अन्य उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। फिर जब तालाब में प्राकृतिक आहार बनने लगता है तब मत्स्य बीज डाला जाता है। उसके बाद 1 माह के अंतराल पर गोबर, चूना और उर्वरकों का प्रयोग करते रहते हैं, और ठंड के मौसम में इनका प्रयोग बंद कर दिया जाता है। ये तो हुई पोषक तत्वों और चूना प्रयोग करने की बात। अब यह समय तालाब में मछलियों का बीज डालने का है, जिसमें सावधानियां बहुत जरूरी होती है। और मछलियों का जो संचयन करेंगे नए तालाब में, वो आप सुबह या शाम को करेंगे, जिस वक्त टेम्परेचर सामान्य रहता है। और जिस पॉलीथीन बैग में आप मछलियों को बाहर से लाते हैं, उस पॉलीथीन बैग में ही, बंद में ही आधे घंटे तक तालाब के पानी के ऊपर उसको रख देंगे, ताकि जो उसका टेम्परेचर है जहाँ से आप लेके आए हैं और जो आपके तालाब का टेम्परेचर है वो एक समान हो जाए। उसके बाद आप उसका मुंह खोल के उसको धीरे से संचित कर देंगे।
और अब आती है खुराक प्रबंधन की बात। सबसे छोटी मछलियों को हमें सबसे ज़्यादा खुराक देने की आवश्यकता होती है। आप उसका एक वजन ले लेंगे और उस वजन से 6 से 8 गुना पाउडर फॉर्म के रूप में मछलियों को 15 से 20 दिनों तक खिलाएंगे। फिर उसके बाद 3 से 4%, और जब मछलियाँ 2 से 3 महीने की हो जाए उसके बाद आप 2 से 3% आहार प्रबंधन पर ले आएंगे। इसके लिए आप चावल की खल्ली और जो चावल का भूसा और जो सरसों की खल्ली है 1:1 के रूप में व्यवहार कर सकते हैं। और साथ ही आप कुछ मिनरल मिक्स जो है बाज़ार में, जैसे एग्रीमिन फोर्ट है, विटामिन मिनरल मिक्स, वो भी 1% और आधा % से 1% लवण भी व्यवहार कर सकते हैं। हमारे प्रदेश के किसान भाई गाय भैंस का पालन तो करते हैं, पर देखने में आता है कि दुधारू पशुओं की देखरेख तो उचित तरीके से करते हैं, लेकिन उनके नवजात बछड़े बछियों की देखरेख सही तरीके से नहीं करते हैं। इसी वजह से इनकी मृत्यु दर भी अधिक होती है। तो आप बरसात के मौसम में नवजात बछड़े बछियों की देखरेख और ब्यात के समय कौन कौन सी सावधानियां रखें, इस बारे में आइए जानते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल श्रीवास्तव से। मैं आप सभी पशुपालकों को, चूँकि वर्षा ऋतु चल रही है, तो वर्षा ऋतु में आपके जो गर्भित पशु हैं उनकी कैसे देखभाल करी जानी चाहिए, और जब उनके नवजात जन्म लेते हैं तब उनकी देखभाल कैसे करी जानी चाहिए, इस विषय में मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। बारिश के मौसम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पशुओं को शेड में ही रखना उचित है, और ख़ास करके आपके गर्भित पशु और नवजात पशुओं को इन्हें चराने के लिए भी ज़्यादा दूर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और ख़ासकर यदि आपकी सरफेस जो भी है, ज़मीन यदि ऊबड़ खाबड़ है तो ऐसी, या फिसलन भरी है, तो ऐसी जगहों पर उन्हें चराने के लिए नहीं ले जाना है। जब आपके जो गाभिन पशु है वो जनने वाली हो तब उसके एक हफ्ते करीब पहले से आप उसको अलग जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं, और उसमें आप बेडिंग बिछा सकते हैं, सूखा भूसा वगैरह बिछा दें, जिससे जब बच्चा पैदा होता है तो उसको गिरने और चोट लगने की समस्या ना रहे। दूसरा, उसको जब समय नज़दीक आ गया हो तो कोई ना कोई व्यक्ति उसे रहे वहाँ पर देखने के लिए कि जब उसका समय पार्चुरेशन का मतलब बच्चा जनने का आ गया है तो वहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति मौजूद रहे उसकी मदद के लिए। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन हम इनके नवजात बछड़े बछड़ियों की देखरेख पर कोई ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसलिए आप दुधारू पशुओं के ब्यांत के समय इन बताई जा रही सावधानियों पर विशेष ध्यान दें। अब जो नवजात शिशु, जब आपका नवजात बछिया या पड़ा पड़िया जो भी है जन्म ले रहा है, तब उसको जन्म के बाद उसकी नाक और जो भी नाक और मुंह पर झिल्लियां हैं उन्हें साफ़ करना होगा। और वैसे तो जो गाय या भैंस है वो उसको चाट कर उसको साफ़ कर देती है, मगर आपको उसको पूरा शरीर साफ़ करना है, देखना है अच्छी तरह से साफ़ हुआ है कि नहीं, उसके श्वसन तंत्र को मदद करेगा। और दूसरी चीज़, आप इसमें जो गर्भनाल होती है उसको काटना होता है, तो आप उसको 2 से 2.5 इंच छोड़ दें, उसके बाद उसको एक स्टेरलाइज्ड या नई ब्लेड लें या फिर स्टेरलाइज्ड कैंची हो, उससे आप उसको काटें और साथ में टिंचर आयोडीन में डिप कर दें, और उसका उतना सिरा लास्ट का सिरा बांध दिया जाता है साफ धागे से, और उसको समय समय पर ड्रेसिंग करते रहें जब तक वो सूख कर झड़ ना जाए। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो बछड़ों में जॉइंट इल या नेवल इल होती है, उसका बहुत खतरा होता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। अब नवजात शिशुओं की, यदि अपन नवजात बछड़ों की बात करें तो उनमें पहले तो जब जन्म होता है उस समय कोलेस्ट्रम निकलता है, जो दूध रहता है पहला दूध, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये उसकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो शुरू में तो आप उसको वो देंगे। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो आप इस वर्षा के प्रभाव से बछड़े बछड़ियों को बचाने के लिए इनके आवास और आहार प्रबंधन पर जरूर ध्यान दें, तभी आपको पशुपालन व्यवसाय से अच्छा लाभ मिलेगा। सबसे पहले इसमें मैं बताना चाहूँगी आपका पशुओं का आवास प्रबंधन कैसा होना चाहिए। बारिश के मौसम में फिसलने का और उससे चोट लगने का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए हमें आवास प्रबंधन में ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो शेड है उसमें कहीं भी पानी की लीकेज की समस्या नहीं हो, अन्यथा वो पानी अंदर जमा होगा और उसी में
जानवर का मलमूत्र जमा होगा, इससे फिसलने की कंडीशंस बनेंगी। दूसरा, इसका जो भी मलमूत्र का निष्कासन है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए टाइम टू टाइम। यदि ये जमा होता है तो एक तो फिसलने की समस्या हो सकती है, दूसरा इसमें अमोनिया पैदा होती है जो पशुओं को नुकसान करती है। अब दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है कि वर्षा ऋतु में आहार प्रबंधन कैसे करें हम जानवरों का। इसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं, 15-20 दिन के बाद काफ स्टार्टर शुरू करते हैं, तो उसमें आप मेज़ 52%, मक्का 52%, ओट्स रखते हैं 20%, सोयाबीन मील रखते हैं 20% और 5% हम उसमें मोलेसेस डालते हैं और 0.5% हम उसमें नमक ऐड करते हैं और 1.5% उसमें मिनरल मिक्सचर ऐड करते हैं। साथ में 1% हम उसमें विटामिन ऐड करते हैं। तो ये आपका एक बहुत अच्छा काफ स्टार्टर बन जाता है और आप इसको धीरे धीरे बछड़ों की आहार में शामिल कर सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि जो बारिश का पानी जहाँ जमा होता है पशु वो ना पी सकें, क्योंकि उसमें परजीवी संक्रमण के खतरे हो जाते हैं। और ये ध्यान रखें कि दिन भर उनको साफ पानी की उपलब्धता बनी रहे शेड में। किसान भाइयों, गाय और भैंसों के नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवियों द्वारा तो नुकसान पहुंचाया ही जाता है, साथ ही साथ कुछ रोगों के आने का भय भी बना रहता है। इसलिए आप इन समस्याओं के समाधान पर ध्यान दें। हमारा अगला पॉइंट है कि आप उनको बीमारियों की रोकथाम कैसे की जाए। और चूंकि ये वर्षा ऋतु है तो इस समय पे एक तो परजीवी संक्रमण हो सकता है, साथ में कुछ बैक्टीरियल और वायरल डिजीजेज हैं वो कॉमनली मिलती हैं। बछड़ों में हम 2 हफ्ते की उम्र से उसको पेट के कीड़ों की दवाई दे सकते हैं। उसके लिए एल्बेंडाजोल का यूज़ करते हैं बछड़ों में, पिपरेजिन साल्ट का करते हैं। और साथ में आप उनको जब वो 3 महीने के हो जाएं तो उनको टीकाकरण किया जाता है। तो उसमें आप वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पहले ही किसी पशु चिकित्सक से संपर्क करके उसमें HS, BQ इन सारी बीमारियों का टीकाकरण करवा लें। तो जब भी आपको टीकाकरण या आपके पेट के कीड़ों की दवाई देनी है तो आप अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करके उसको उचित मात्रा में उचित समय पर प्रदान कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नौलखा, जिला अजमेर के कृषक पवन कुमार ने। आप मोठ की उन्नतशील किस्मों के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो पवन कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। उन्नत किस्में। आज के समय में मोठ की कई उन्नत किस्में विकसित हैं। किसान अपनी जरूरत के अनुसार चयन करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं, जो इस प्रकार से है। CZM2, RMO 40, RMO 257, RMO 225, RMO 435, मरुबहार, जड़िया, ज्वाला, काजरी मोठ 3, काजरी मोठ 2 की बुवाई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। खाद और उर्वरक। मोठ की खेती के लिए खेत को तैयार करते समय 2.5 टन गोबर की खाद भूमि में अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। मोठ दलहनी फसल होने के कारण इसे नाइट्रोजन की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है, जो बुआई के समय प्रयोग किया जाता है। बीज दर। मोठ की उन्नत खेती के लिए 10 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बीज उपचार। किसान भाइयों, फसल को कीट व्याधियों से बचाने का सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीज उपचार। इसके लिए सबसे पहले फफूंदी नाशी 2 ग्राम थीरम या कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज से उपचारित करते हैं। इसके बाद कीटनाशी इमिडाक्लोप्रिड 5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं और अंत में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर से 10 किलो बीज की दर से उपचारित करके छाया में सुखाकर बुवाई करते हैं। बुआई विधि और दूरी। मोठ की बुवाई के लिए पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखते हैं। खरपतवार नियंत्रण। मोठ की फसल को खरपतवार बहुत हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के तुरंत बाद और 48 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलीन की 3.3 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से समान रूप से छिड़काव कर देना चाहिए।
फसल जब 25 से 30 दिन की हो जाए तो एक गुड़ाई हाथ से कर देनी चाहिए। ऐसा करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है और आने वाले समय में फसल से भरपूर पैदावार मिलती है, जिससे किसान को मोठ की खेती से अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।